उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन बनाया होगा और उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अभी करने का है। बट उसके पहले अगर मैं आपसे बोलूं तो आप ये डिजिटल आंसर आप देख सकते हो कि उसका आंसर क्या था जो आपने बनाया था। मैं 10 सेकंड का समय लेता हूं, आप उसको अपने उसको रोक के आप इसको देख सकते हो कि आप अपना रोक के चेक कर लो आंसर, एंड मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। हाउ टू सॉल्व का अप्रोच मैं आपको देता हूं। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा है तो यू हैव डन अ नाइस जॉब। तुम ध्यान दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a negative impact of the first green revolution as pointed out in the passage। अब चूंकि ये क्वेश्चंस आपके कंप्रीहेंशन से थे, तो अब एक चीज होगा कि मैं उस कंप्रीहेंशन को आपको पढ़ दूं। अब ये पढ़ने लायक है क्योंकि मुझे इसको समझाना था। Ensuring that Indians have access to a healthy diet, इंडियंस को एक्सेस होगा हेल्दी डाइट्स पे, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी टुडे। आज का इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं जब पूरे बड़े इकोनॉमी को बड़े लेवल पर जब एडजस्ट करने के लिए पॉलिसी बनाया जाए। रिलायड अपॉन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, उसका क्या था कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था। हैज प्रूव टू बी यूजलेस इन द कंटेक्स्ट, फूड वाले में वो यूजलेस रहा था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फेल्ड इन दिस टास्क, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। विद द इन्फ्लेशन रेट मोस्टली हायर देन द टारगेट फॉर 4 years बाय नाउ, वो एकदम हायर देन टारगेट था 4 साल से अभी है। इट्स अप्रोच ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउटपुट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सीमित करना, आउटपुट को सीमित करना। व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस, आउटपुट को प्रोडक्शन को सीमित कर दें जब इन्फ्लेशन, उसका अप्रोच यही था जब इन्फ्लेशन बढ़े। मिसलीडिंगली टर्म्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसको मूर्खतापूर्ण तरीके से इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं। डज नथिंग टू मैनेज फूड इन्फ्लेशन स्टेमिंग फ्रॉम द सप्लाई साइड, आउट प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं करना है, परेशानी सप्लाई साइड से है। मतलब ये कहने का कि फूड है लेकिन वो सब टारगेटेड ग्रुप को नहीं मिल पा रहा है। सेंट्रल बैंक्स आर इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सेंट्रल बैंक इस प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पा रहे हैं। इट मस्ट बी सेड विद इन एनी टाइम फ्रेम। It is necessary to intervene on the supply side to ensure that food is produced at a steady price by raising the yield on the field। देखिएगा, फूड इज प्रोड्यूस्ड एट अ स्टेडी प्राइस, सप्लाई साइड को अगर हम मैनेज करेंगे तो एक स्थिर कीमत पर फूड प्रोड्यूस होगा। कैसे? रेजिंग द यील्ड ऑन लैंड, लैंड की उपज बढ़ा के। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का था, इंडिया हैज रिच एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, भारत को इसे इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। हैविंग इंजीनियर्ड अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960। देखो इंजीनियर वर्ड का यूज, इंजीनियर को एज ए वर्ब अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्केस्ट्रा का भी जो वर्ब बनता है ऑर्केस्ट्रेट, वो भी टू मेक इट हैपन, बहुत अच्छे से नहीं बट जुगाड़ लगा के उसको, मैं वही बोलता हूं ना जैसे अंडरस्टैंडिंग का जुगाड़ लगाओ, इंजीनियर करने को मैं बोलता हूं। बट इट इज नॉट बिंग टैप्ड, लेकिन वो एक्सपीरियंस को टैप नहीं किया जा रहा, यूज नहीं किया जा रहा है। एट द टाइम रीलिंग अंडर एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज फॉलोइंग 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स, 2 लगातार सूखा का मौसम था
एक्सट्रीमली फूड शॉर्टेज था. द गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेटेड, फिर से वही वर्ड आ गया, अ सप्लाई साइड रिस्पॉन्स बाय, गवर्नमेंट ने क्या किया कि सप्लाई साइड रिस्पॉन्स को टारगेट किया. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स विथ हाई यील्डिंग सीड्स, चीप क्रेडिट, ठीक है, एंड एश्योर्ड प्राइस थ्रू प्रोक्योरमेंट. उसने प्राइस को, प्रोक्योरमेंट जो जिस कीमत पे गवर्नमेंट खरीदती है उसको भी उसने एश्योर किया, सस्ते क्रेडिट दिया और हाई यील्डिंग सीड्स दिया फार्मर को. दिस सक्सीडेड spectacularly. Within a few years India was no longer dependent on food import. और कुछ सालों के बाद इंडिया फूड इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा था. If there was a single event that aided India's quest to be self-reliant, एक कोई ऐसी चीज जिसने इंडिया को सहायता किया सेल्फ रिलायंट बनने में, आत्मनिर्भर, वो था, सॉरी, इन द हाईली पोलराइज्ड क्लाइमेट ऑफ द कोल्ड वॉर. उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच, यूएसएसआर और, इट वाज दिस. वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट हैव पॉइंटेड टू द सक्सेस ऑफ द इंडिया of the United States mission to land on a human on the moon as an example of entrepreneurial state. हमेशा लोग बोलते हैं कि अमेरिका का आदमी चंद्रमा पे उतरा, ये बहुत हाईली सक्सेसफुल चीज था. However, to have engineered the green revolution in India at a time when it was desperately a poor country, उस समय में ग्रीन रेवोल्यूशन करना जब ये बहुत गरीब देश था, challenged by having to ensure food security to a staggeringly large number of perhaps more significant. लेखक बोल रहा है कि शायद एक गरीब देश के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन करना उससे बड़ी चीज थी जो इंडिया ने किया था. विथ हाइंडसाइट, फॉरसाइट होता है आगे देखते हैं, हाइंडसाइट बैक देखते हैं, आप पीछे की चीजों को एनालाइज करते हैं. वी कैन सी दैट मिस्टेक्स वेर मेड, हम ये सोच सकते हैं कि मिस्टेक्स किए गए. among them the rampant use of chemical fertilizers, आंख बंद करके केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया. फ्यूल्ड बाय सब्सिडी, खूब सब्सिडी दिया गया तो खूब फर्टिलाइजर में इस्तेमाल हुआ, which degraded the soil. There was also the reliance on procurement prices, और सरकार जो खरीद रही थी उस पर भी निर्भरता बढ़ गई. rather than productivity increase to ensure farm income, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके फार्म इनकम नहीं बढ़ाना था, सब्सिडी के थ्रू, प्रोक्योरमेंट प्राइस के थ्रू ये किया गया, विच फ्यूल्ड इन्फ्लेशन, जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ा. वी ऑल्सो सी दैट द पॉलिसी वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन सीरियल्स, और ये जो पॉलिसी थी वो सिर्फ खाने वाले अनाज पे थी, rather than pulses. पल्सेज पे नहीं थी, दाल पे नहीं था. द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द मोस्ट इंडियंस. However, rather than carping about the errors made in an externally successful economic policy intervention, इस बात पे हम बोलें कि क्या क्या एरर हुआ था, we should be correcting them now. हमको अब ठीक करना है उसको, अगर अभी करना है तो. At the same time, we should focus on the specific goal of lowering the cost of, a specific goal of lowering the cost of producing food. फूड प्रोडक्शन के कॉस्ट का को भी कम करना है, हमें उस पर कंसिडर करना है. द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हैड ए स्पेसिफिक एजेंडा, उनका एजेंडा बहुत क्लियर था. वो क्या था? ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड. इन दिस इट सक्सीडेड इमिनेंटली, वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल हुआ, एंड इन अ रिमार्केबली शॉर्ट टाइम, बट विदाउट पेइंग अटेंशन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड. लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि किस कीमत पे पैदा किया जा रहा है अनाज. फॉर दिस अ सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज नीडेड नाउ. सेकेंड रेवोल्यूशन की अभी जरूरत है. टू कंटेन द राइजिंग प्राइसेज ऑफ फूड वुड रिक्वायर एक्शन ऑन मेनी फ्रंट्स, और बहुत सारे फ्रंट पे काम करना होगा. अ मिशन मोड इज नेसेसरी, और एक मिशन वाला मोड रखना होगा अपने पास. As for policy, it is clear that procurement prices, cash transfer, PDS, public distribution system,
एंड प्रियोरिटी लेंडिंग मतलब जिसको जरूरत है उसको क्रेडिट दिया जाए, ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर नॉट सफिशियंट, ये सिर्फ सफिशियंट नहीं है। यील्ड इंक्रीजिंग इंटरवेंशन और यील्ड को बढ़ाना, उपज को बढ़ाना ऑन द फार्म आर नीडेड टू एटलीस्ट कंटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उपज को बढ़ाना जरूरी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रोकने के लिए, इफ नॉट टू एक्चुअली लोअर इट। देखो, कंटेन का दो मीनिंग होता है, किसी चीज में होना भी होता है और कंटेन का मतलब टू स्टॉप करना भी होता है। एग्रीकल्चर यील्ड इज लोअर इन इंडिया देन इन ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से कम यहां उपज होती है पर हेक्टेयर आदि है इसकी बात, पॉइंटिंग टू द पोटेंशियल फॉर एन इंक्रीज, और क्षमता है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं। अटेंशन इज नीडेड टू एक्सटेंड इरिगेशन टू 100% ऑफ द नेट सोन एरिया, जो सोन एरिया जहां पे बीज बोया जाता है, फसल उपजाई जाती है, वहां पे इरिगेशन सिंचाई 100% की जाए। एंड एंड टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीजिंग ऑफ लैंड, लैंड को लीज पे देने का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। अ क्विकनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसको भी बढ़ाया जाए। एंड द री इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन को भी दोबारा स्थापित किया जाए। अब अगर आप देखो इस कंप्रिहेंशन को तो चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या क्या बुरा इंपैक्ट नहीं था, आप जरा देखो तो। उसके चलते ड्रॉट हुआ था? नहीं, ड्रॉट उसके चलते नहीं आया था, उस ड्रॉट के दौरान उन्होंने किया था। बट एक चीज देखो तो, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, सॉइल का क्वालिटी हो गया। तो कौन सा नहीं था, वो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। तुमसे पूछ रहा है कार्प, कार्प का मतलब ही होता है टू कंप्लेन, कंप्लेन होता है, उस पर कंप्लेन करने के बदले। तो उसका अगर एप्रोप्रिएट वर्ड पूछा जा रहा है तो तुम्हारे को, अगर सॉरी एंटोनिम पूछा जा रहा है तो क्रिटिसाइज, कंप्लेन, बॉदर, ये तीनों उसके सिनोनिम हो गए। और प्रशंसा करने का, आलोचना करने के बदले ये होता है, ये तो उसको पूरा करना होता है ना। सो तुम्हारा डी जाएगा। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लेखक ने क्या अपना सलाह दिया है, अब जरा देखो तो। उसने बोला है कि रेजिंग यील्ड ऑन द फार्म, आप जरा ध्यान देना। उसने ये नहीं कहा कि सब्सिडी को टारगेट अच्छा से किया जाए, प्रियोरिटी लेंडिंग उसने बोला है, लेकिन बोला कि उसने हेल्प नहीं किया है, इस चीज ने हेल्प नहीं किया है हमको। और ये जब सारी चीजों को देखोगे तो इसको उसने नहीं कहा कि मेन चीज को उसने टारगेट किया है, वो ये था कि आउटपुट को बढ़ाया जाए। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज देयर नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत क्या थी? अब जरा आप ध्यान दो। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, इन्फ्लेशन उससे कंट्रोल नहीं होगा। इंडिया को एक कदम और ऊपर ले जाना है, उसके लिए सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। आप जब पैसेज को देखना वहां पे मिलेगा आपको। ऑर्केस्ट्रेट वही वाला है कि उसका कौन सा मीनिंग हो जाएगा, तो मैनेज के अलावा तो कोई मीनिंग जाएगा नहीं। ऑर्केस्ट्रेट और इंजीनियर दोनों का मतलब मैनेज की तरह ही होता है। अगर 6 नंबर देखा जाए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फूड इन्फ्लेशन कौन सा जरूरी नहीं है, आप जरा देखिए 6 का। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, फार्म यील्ड को बढ़ाना, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको उसने लिखा है पैसेज में जहां पे मैं पढ़ा कि इसने और प्रियोरिटी लेंडिंग ने दोनों ने कोई काम नहीं किया है फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। आपको जहां लोकेट करोगे ना वहां पे इन दोनों को उसने नहीं किया है, उसने हेल्प नहीं किया है।
और हम मेरे को निगेटिव चाहिए था, तो ए और डी तो दोनों जाना ही जाना है। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए? और आप देखो, आराम से आपको समझ में आएगा कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। फार्मर्स का प्रोक्योरमेंट प्राइस फिक्स किया गया, उनको चीप क्रेडिट दिया गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज दिया गया, लेकिन आप जरा देखो कि उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया। ये तो अभी शुरू हुआ है ना, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में थोड़ी शुरू हुआ था। और हाइंडसाइट का कौन सा मीनिंग, पीछे का चीज आप जब एनालाइज कर रहे हो, और वो रेट्रोस्पेक्ट का मीनिंग होता है। रेट्रोस्पेक्ट मतलब एनालाइजिंग द प्रीवियस थिंग्स। आई नो अदर क्वेश्चंस में तुमने कैसे बनाया है। ये कॉलम 1 का एक सेंटेंस, एक पार्ट है, उसमें किसी और पार्ट से जुड़ेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस मीनिंगफुली। और इसमें क्या करता है आजकल के ट्रेंड में क्वेश्चन में, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें ए के साथ ई जुड़ रहा था, बी के साथ डी जुड़ रहा था, और सी के साथ एफ जुड़ रहा था। अब ये वाला कॉम्बिनेशन कहां कहां है, जहां है वो तुम्हारा आंसर बनेगा। ए के साथ जुड़ेगा ना, एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स डाउन प्लेड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिया नेगोशिएटर्स, वो G20 वाले में था, बीइंग एबल टू पुल अप व्हाट फ्यू हैव अचीव्ड thus far। वैसे ही तुम्हारा इट में स्कोर अ विक्ट्री इन ऑड एरियाज बट replicating the fit in every single domain is impractical। सो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन बैठ रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में, और जो आंसर है उसमें इन दोनों में से, इन तीनों में से 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो बैठ रहा था वो ए एफ था, सी डी था, और बी ई था। मैंने क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल के मैंने खुद सॉल्व किया है, और वो जो कॉम्बिनेशन था मैंने बना लिया, उसके बाद मैंने ऑप्शन देखा कि ये वाला ऑप्शन किस में है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तुमको जब मिला उसमें से मैंने अगर दिया है तो वो अलग चीज है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर ऐसे मिलेगा तो तुमको अपनी अंडरस्टैंडिंग से। और यहां हिंदू का एडिटोरियल अगर मैं पढ़ूं तो तुमको बहुत फायदेमंद नहीं होगा। मैं बैंकिंग के लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन आपसे बनवा रहा हूं। 11 नंबर में ए डी का कॉम्बिनेशन था, बी एफ का कॉम्बिनेशन था, और सी और ई का कॉम्बिनेशन था। तुम देखो जो तुम्हारा आंसर है वो इसमें से 2 में, उसमें 2 है इसका दिया हुआ, एक ही होगा मे बी, जो भी हो, 2 2 दिया हुआ है। इस सेंटेंस में शब्द आगे पीछे किए हुए हैं, और जो तुम्हारा आंसर है उसको तुम अगर उस वर्ड को वहां पे ले आओ, जैसे तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर बी था। अब ओरिजिनल क्या है, व्हाई द चाइनीज स्मार्टफोन जायंट, तो डी चला जाएगा यहां पे, हैज क्रिएटेड रिपल्स विद द स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस कम्युनिटी, कम्युनिटी अपनी जगह पे रह जाएगा, with its newly unveiled Mate 60 Pro, which houses so आपका जो अब ये सेंटेंस मैंने अपने एडिटोरियल के पढ़ा, एक्सप्लेन करने के समय मैंने इसको पढ़ा भी था। अब अगर आपको याद आ जाएगा तो फिर आप वहां पे चेक कर लोगे, तो ये बनाने का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो आप इसको याद मत करने की कोशिश करो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं तुमको बताता हूं, इसमें आपको बहुत ही प्रेशर पड़ेगा अगर आपने एडिटोरियल में नहीं खोजा तो। बहुत प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस इतने क्लोज क्लोज हैं कि आपको ये देख के लगेगा कि एक से ज्यादा ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है। ये जानबूझ के मैंने बनाया था आपके थिंकिंग पे प्रेशर डालने के लिए। जरा सोचिए, जब मेरे को आधा सेंटेंस दे दो और आधे को फुल करने के लिए बोलो, तो इस आधे सेंटेंस का जो मीनिंग है उसी मीनिंग को मेरे को एक्सटेंड करना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, while
while जब यूज करते हैं तो इसको दो मीनिंग में यूज करते हैं। एक मीनिंग जब हम समय बताने के लिए यूज करते हैं, जब के मीनिंग में, पहला मीनिंग while I was going, और while का दूसरा मीनिंग जब दो कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को हम अटैच करते हैं। यहां देखो, और आपको अधिकतर टाइम में न्यूज़पेपर में while का ये जो सेकंड यूज मैंने बताया है वो मिलेगा। while लिखने का मतलब कि दो सेंटेंस आएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। चाइना टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन डिजर्व्स अप्रिसिएशन। चाइना ने जो टेक्नोलॉजी दिखाया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। द कैपेबिलिटी इटसेल्फ, वो जो चाइना की कैपेबिलिटी है, माइट नॉट मीन मच, उसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बिकॉज, एज का मतलब बिकॉज, चाइनीज प्रोडक्ट्स डू नॉट हैव अ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी। भाई प्रोडक्ट्स की बात, और ये कौन सी बात हो रही है? ये तो हम आम लोग बोलते हैं ना कि चाइनीज प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं टिकते। अगर नहीं टिकते तो चाइना का चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे है? जरा सोचिए आप, वो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे है पूरी दुनिया का? अभी भी है। जब प्रोडक्ट टिकते ही नहीं है तो लोग खरीद कैसे रहे हैं? वो बना कैसे रहा है? हम लोगों को जो मिलता है ना, आम आदमी को चीप चीजें मिलती हैं और वो टूट जाता है तो हम लोग बोलते हैं। चाइना इज स्टिल नॉट आउट ऑफ एडवर्स इंपैक्ट ऑफ पेंडेमिक। फिर से कोरोना में आ गया। कोरोना क्यों भाई? इसी सेंटेंस का थॉट को कंटिन्यू करना है। थर्ड, चाइनीज टेक्नोलॉजी डिपेंड्स हैवीली ऑन फॉरेन एक्सपैट्रिएट्स। एक्सपैट्रिएट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे देश के लोग कहीं और जाके काम करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि चाइना का टेक्नोलॉजी को प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन चाइना का जो टेक्नोलॉजी है वो विदेशियों पर डिपेंड करता है, जो लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। मीनिंगलेस। सब सेंटेंस मीनिंगफुल है, बट इस सेंटेंस को मीनिंगफुली पूरा करना है। और ये तो पैसेज में था ही था, मैं बाकी के चार ऑप्शन काट रहा हूं। चाइनीज पॉलिटिक्स, अब ये तो चाइनीज पॉलिटिक्स की बात करना शुरू कर दिया, हम तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। तो चार ऑप्शन उस दिए हुए थॉट से कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, अलग एक थॉट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, an implication of continuing high food price inflation is that, अगर हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन चल रहा है तो इसका एक परिणाम यह होगा कि दैट द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कुड बी, कि एक पॉपुलेशन का एक सेक्शन कुड बी डिपेंडेंट ऑन देयर मेगर इनकम टू फीड देमसेल्फ, कि वो अपने छोटे से इनकम पे डिपेंड कर जाएंगे अपने आप को खिलाने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टू फीड देमसेल्फ मतलब गवर्नमेंट खिला सकती है। अगर फ्री राशन दिया जा रहा है तो फिर इसका बात यह है कि तुमको इसको पूरा करना है। अभी मैं इसको रखता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। इंथ्यूज टू लुक फॉर, अब अच्छा ये जो है इंथुजियाज्म का वर्ब है, वो इंथुजियास्टिक हो जाएंगे कि वो अपने फूड में न्यूट्रिशन खोजें। ये तो थॉट का उल्टा हो गया ना। टर्निंग इनटू अ कुड बी, अभी रुकते हैं, जो आंसर है कुड बी इनकाउंटर्ड। अब देखो, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी दिए हो, बट अगर यहां भी3 लगाओगे तो वर्ब हो जाएगा यहां पे पैसिव में, पैसिव में। और इनकाउंटर ये खुद कर रहे हैं, इसीलिए ये एक्टिव होना चाहिए। A section of population could encounter constraints in taking nutritious food. ये बाकी सब चीज सही था। कंस्टेंट मतलब उनको बाधा आ सकती है पौष्टिक भोजन खाने में, लेकिन कुड बी इनकाउंटर की जगह पे कुड इनकाउंटर होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी थॉट एकदम सही था। आप में से जो लोग चुने होंगे वो इसके पैसिव एक्टिव के इंप्लीकेशन को नहीं देख पाए होंगे। अब जरा देखो, कुड बी फेसिंग हार्डशिप इन कंज्यूमिंग फूड ऑफ अडेक्वेट न्यूट्रिशनल, और एक तुम्हारा यहां पे है, यही दोनों है। अब वो कुड बी फेसिंग हार्डशिप इन कंज्यूमिंग फूड ऑफ अडेक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, जबकि ये है
कि ये मैं उनके इनकम की बात करने लगा। हाई फूड इन्फ्लेशन होगा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ गरीब ही इससे झेलें, क्योंकि मेगर इनकम जो होगा ना, बहुत कम इनकम, ये मिडिल क्लास का नहीं हो सकता है। मिडिल क्लास में कुछ एक मिडिल लेवल पे इनकम आता है, उसको मेगर इनकम नहीं कहा जा सकता। ध्यान दीजिएगा। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्टली फिट नहीं है, तब जब ऑप्शन नंबर ई भी साथ में है। गेटिंग? इन नए क्वेश्चंस को जो मैंने आपको सामने में रखा है, शायद आपको अच्छा भी लगा होगा या फिर आपका कैसा रिएक्शन था इन क्वेश्चंस को देख के। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस मेरे एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया, क्या सब रहा, क्योंकि आपको अभी क्या हो रहा है कि आप उसमें इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आप ऑफलाइन में मेरे सामने रहे होते तो मुझे पता चल जाता कि आपको कैसा लग रहा है, आपको बोझ लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो आपको आपके कमेंट के थ्रू ही मैं समझ पाऊंगा कि मेरा जो प्रयास है, इंडिवर है, वो प्रॉपर है या नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे कम्युनिकेशन जरूरी है और वो मैसेज के थ्रू होगा। सो प्लीज कीप योर कमेंट्स अलाइव, डोंट लिव इट। अगले, और मैंने जो प्रपोजल आपको कहा था इसके पिछले वाले में कि मैंने प्रपोजल बोला था कि कैसा दिया जाए, आपका दोनों कमेंट्स का, दोनों पे रिएक्शंस का, नए वाले क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, आप सब बताइएगा। थैंक यू आप सब लोगों को। See you then.